नमस्कार दोस्तों, जीएस विद स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अनुसूचियों का संविधान में प्रावधान क्यों किया गया, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि मूल संविधान में आने वाले शब्दों या परिभाषाओं की बारंबारता को समाप्त करने के लिए। तो आपको पता चल गया क्यों प्रावधान किया गया है। अब हम वन बाय वन सभी अनुसूचियों को देख लेते हैं। हम देखते हैं पहली अनुसूची को। पहली अनुसूची में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश हैं। और संघ शासित प्रदेशों के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 प्रावधान करता है। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो ये वाली लाइन आती है क्वेश्चन ये। अब ये तो जीए कहीं भी आप पढ़ लोगे, ज्योग्राफी में भी आ जाएगा। और ये वाला है मतलब अनुसूची नंबर 1 से संबंधित जो अनुच्छेद है ना, जैसे जो अनुसूची नंबर 1 में यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 239 में है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं अलग से। हालांकि डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, पर ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया है। लेकिन एक संवैधानिक पदाधिकारी है जिनके वेतन और भत्तों का प्रावधान द्वितीय अनुसूची में नहीं किया गया है। उसे हम समझ लेते हैं। ये हैं उपराष्ट्रपति। ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं जिनके वेतन और भत्तों का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। तो इसका कारण क्या है, क्यों नहीं किया गया है? तो इसका एक कारण है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन या भत्ते प्राप्त नहीं होते हैं। उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जी को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते मिलते हैं। तो उपराष्ट्रपति जी एज अ उपराष्ट्रपति रूप में ज़्यादातर कुछ भी काम नहीं करते हैं। उनके ज़्यादातर काम होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में, या फिर कभी जब राष्ट्रपति ना हो तो फिर ये राष्ट्रपति जी के रूप में भी काम करते हैं। लेकिन एज अ उपराष्ट्रपति इनके कुछ काम है नहीं, तो इसलिए इन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन भी नहीं मिलता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये वाली बात है। इसलिए उपराष्ट्रपति जी के वेतन और भत्तों का द्वितीय अनुसूची में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते द्वितीय अनुसूची में हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जी का नहीं है। अब हम देखते हैं तृतीय अनुसूची। यह है थर्ड शेड्यूल। इसमें क्या है, देखो इसमें 3 आ रहा ना, और ये शपथ शब्द देखो, शपथ 1 2 3 3 अक्षर हैं इसमें। तो ऐसे याद कर सकते हो, इसे ट्रिक्स तो यही है, बाकी कुछ है नहीं। तृतीय अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप है, लेकिन यहाँ पर 3 संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का प्रारूप नहीं है। वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो इनकी शपथ का प्रारूप यहाँ पर नहीं है। आप कहोगे तो फिर इनकी शपथ का प्रारूप कहाँ है? राष्ट्रपति जी की शपथ का प्रारूप है आर्टिकल नंबर 60 में, उपराष्ट्रपति जी की शपथ का प्रारूप है 69 में, और राज्यपाल जी की शपथ का प्रारूप है 159 में। ये अनुच्छेद हैं, इनमें इनकी शपथ का प्रारूप है, तृतीय अनुसूची में नहीं है। तो अब हम तृतीय अनुसूची देख लेते हैं। विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप है, और इसमें अपवाद मतलब इनकी शपथ का प्रारूप नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति जी की शपथ का प्रारूप आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति जी का आर्टिकल 69 में, और राज्यपाल का आर्टिकल 159 में है। अब हम देख लेते हैं चौथी अनुसूची। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, इसका विवरण चौथी अनुसूची में मिलता है। आधार क्या है? जनसंख्या। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उस राज्य से उतनी राज्यसभा की सीटें। यूपी से 31 आती हैं, गुजरात से 11 आती हैं, एमपी से 11, राजस्थान से 10, पंजाब से 7, हरियाणा से 5। लेकिन आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं
जैसे आपका राज्य ये मान लीजिए हरियाणा है या यूपी है या फिर राजस्थान गुजरात कुछ भी है, तो उससे जो राज्य सीमा लगाते हैं उन राज्यों की भी आपको राज्यसभा सीटें याद रखनी है, लोकसभा सीटें याद रखनी है। तो वो बेसिक है, वो सब आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं पांचवी अनुसूची। उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं पांचवी अनुसूची को। ये है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में मतलब किसी भी राज्य में, कोई राज्य है उसका या तो कोई क्षेत्र है या फिर उसका कोई गांव है या फिर उसका कोई जिला है। यदि यहाँ किसी भी क्षेत्र में, मतलब क्षेत्र गांव जिला हो, 95% प्लस पॉपुलेशन ट्राइबल हो, तो ऐसे क्षेत्र को भारत के राष्ट्रपति, कौन, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। मतलब कोई भी राज्य, क्योंकि राज्य ही तो है, राज्य है या फिर संघ शासित प्रदेश है, उसका कोई क्षेत्र है, गांव है, जिला है, उसकी 95% से ज़्यादा जनसंख्या यदि जनजातीय है तो उसको राष्ट्रपति जी अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो दो बातें यहाँ से निकलती हैं। एक तो अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है, राष्ट्रपति घोषित करते हैं। और कब घोषित करते हैं, जब वहाँ की 95% से ज़्यादा जनसंख्या ट्राइबल हो। तो ये तो हो गया, ठीक है। क्या फिर उससे होगा क्या, मतलब अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने से उस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उस क्षेत्र का जो प्रशासन है वो राज्यपाल के अधीन आ जाता है। ये ध्यान रखना, घोषित राष्ट्रपति करते हैं, प्रशासन राज्यपाल चलाते हैं, और राज्यपाल ही वहाँ के जल जंगल जमीन से संबंधित कानून बनाने का काम करते हैं। और केंद्र और राज्य का कोई कानून उस क्षेत्र में लागू होगा या नहीं होगा, ये भी राज्यपाल ही तय करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। वर्तमान में पांचवी अनुसूची में 10 राज्यों के क्षेत्र ऐसे शामिल है, मतलब 10 राज्य पूरे पूरे नहीं है, इनके कुछ कुछ क्षेत्र शामिल हैं इसमें। और 10 राज्यों को अभी हम देखेंगे। तो ये है 5th शेड्यूल। तो अब हम आइए पांचवी अनुसूची को देख लेते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति जी द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। समझ लिया हमने, राष्ट्रपति घोषित करते हैं। इस क्षेत्र के जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए एक ट्राइबल काउंसिल्स के गठन का प्रावधान है, और इसका गठन कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं इसका गठन। अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति घोषित करते हैं, ट्राइबल काउंसिल राज्यपाल गठन करते हैं। और ये ट्राइबल काउंसिल ही कानून वानून बनाने का काम करती है उस क्षेत्र में। पांचवी अनुसूची से संबंधित भाग 10 है और आर्टिकल 244 है। छठी अनुसूची भी इन्हीं में है, मतलब ये मेनली ट्राइबल्स एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में है। ये 5th शेड्यूल में कुल 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों को रखा गया है। अब ये 10 राज्य कौन कौन से हैं, एमपी, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अनुसूचित क्षेत्रों को पांचवी अनुसूची के तहत स्पेशल गवर्नेंस मैकेनिज्म प्रदान किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको, स्पेशल गवर्नेंस मैकेनिज्म, विशेष प्रशासन तंत्र स्थापित किया जाता है यहाँ पर। अब इसका उद्देश्य क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों की भाषा संस्कृति को संरक्षित करना, ये मेन उद्देश्य है। बाकी और भी उद्देश्य है। गवर्नर की विशेष भूमिका होती है अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में। उस राज्य के गवर्नर को यह अधिकार होता है कि गवर्नर उस क्षेत्र में राज्य या केंद्र सरकार के कानूनों को लागू करे या ना करे, या फिर संशोधित करके लागू करे। तो ये गवर्नर को ये अधिकार प्राप्त होता है पांचवी अनुसूची के संबंध में। अब हम देखते हैं छठी अनुसूची। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं छठी अनुसूची को। ये है 6th शेड्यूल। इसमें क्या है, इसमें 4 राज्यों का स्पेशली मेंशन है। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, ये राज्य आते हैं तो फिर इससे होगा क्या, मतलब किस चीज़ के लिए बनाई गई है, ये भी ट्राइबल एरिया के लिए बनाई गई है। ठीक है, ट्राइबल एरिया के लिए दोनों ही है, फिर छठी बनाने की ज़रूरत क्या थी,
इसमें थोड़ी और स्वायत्ताएँ दी गई हैं। इसमें क्या होता है कि कोई जैसे कि असम है, तो असम में अलग से कुछ ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल बनाई जाती हैं, एटीसी बनाई जाती हैं। ट्राइबल कह लो या फिर इन्हें कभी-कभी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और काउंसिल भी कहते हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी। तो इन्हें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या फिर ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल्स कहते हैं। तो ये बनाई जाती हैं इसके तहत, तो इन्हें पूरी स्वतंत्रता होती है, ये खुद ही कानून बनाती है, खुद ही शासन चलाती है वहाँ का। ये होती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जैसे कि मेघालय में गारो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, खासी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, जैंतिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है। लगभग पूरा मेघालय ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में आता है, शिलोंग को छोड़ दें तो बस। असम में कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। ऐसे ही त्रिपुरा में है, लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। ऐसे ही मिजो में हैं, मिजोरम में चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। तो ऐसे करके अलग अलग, त्रिपुरा में लाई नहीं है, लाई भी मिजोरम में ही है। तो ऐसे करके इन सब में बनाई गई अलग अलग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। आइए हम छठी अनुसूची को अच्छे से देख लेते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स द्वारा किया जाता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या होती हैं, इसको थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ये 30 सदस्यीय एक काउंसिल है, मतलब परिषद है, और इसका निर्वाचन 5 साल के लिए होता है। क्या कार्य करती है, कानून बनाती है, किस किस से संबंधित, भूमि, वन, जल, कृषि, स्वास्थ्य, सफाई, विलेज एंड टाउन लेवल प्लानिंग, मतलब गांव और शहर लेवल प्लानिंग करना हो, नियोजन करना हो, विवाह हो, तलाक हो, खनन हो, मतलब लगभग ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स पर कानून बना लेती है ये। अब हम कुछ कुछ राज्यों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कुछ क्या, मतलब 4 ही राज्य तो चारों में बनाई हुई होंगी। मेघालय में खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जैंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये मेघालय में बनाई गई। मेघालय का केवल शिलांग वाला जो रीजन है वो बाहर है, बाकी पूरा मेघालय कवर होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के द्वारा। तो आपने कभी देखोगे जब आप मेघालय घूमने जाओगे तो उनके लिए अलग से परमिट लेना पड़ता, ILP। एक परमिट लेना पड़ता है मेघालय में जाने के लिए। अब है असम में दीमा हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, बोडोलैंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है। त्रिपुरा में ये ट्राइब्यूरल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल एरिया, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये वाला भाग है ये, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला, ये त्रिपुरा करके लग गया, ये त्रिपुरा ही है बेसिकली, त्रिपुरा, ये एल नहीं है इसमें। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मिजोरम में क्या है, चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, और मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। अब हम देखते हैं 7वीं अनुसूची का। 7वीं अनुसूची में, ये 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 से संबंधित है, और अनुच्छेद 246 में यहाँ विषयों के बंटवारे को लेकर 3 अनुसूचियाँ हैं। इनका उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। अभी कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची, मूल संविधान में 97 विषय थे और वर्तमान में कितने, 100 विषय हैं, और इन पर कानून संसद बनाती है। राज्य सूची, मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं, कानून ज़्यादातर राज्य विधानमंडल बनाता है। और संवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। बौद्ध का मतलब राज्य विधानमंडल भी बना लेता है, कभी कभी संसद भी बना लेती है, लेकिन विवाद होगा तो केंद्र का कानून मान्य होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक टर्म लिखी हुई है ज़्यादातर, मतलब कानून ज़्यादातर राज्य विधानमंडल बनाता है। राज्य सूची है तो फिर ज़्यादातर शब्द क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि कभी कभी संसद भी कानून बना लेती है इस पर। कब बनाती है, तो वो अलग से 5 कंडीशन है, तो उन्हें हम केंद्र राज्य संबंध में पढ़ेंगे। अभी के लिए 7वीं अनुसूची में हमें यही पढ़ना है कि ज़्यादातर राज्य विधानमंडल बनाता है राज्य सूची के विषयों पर कानून। अब हम देख लेते हैं संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय जो संघ सूची इनमें शामिल हैं और उन पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे संघ सूची में कुछ विषय जैसे विदेश मामले हुए,
रेडियो, टीवी, डाकघर, बचत बैंक। इसके अलावा एक है बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा, रेलवे, जनगणना और बंदरगाह। ये बात ध्यान रखना, ये थोड़ा रेलवे वाला ध्यान रखना, क्योंकि आगे अभी देखेंगे राज्य सूची में एक सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड। अब हम देखेंगे राज्य सूची। राज्य सूची में भू राजस्व है, कृषि है, भूमि सुधार है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य, पुलिस और रेलवे पुलिस, ये ध्यान रखना। ये आपको लग सकता है कि संघ सूची में होगा, पर यह है राज्य सूची में और प्रश्न 2 बार आ चुका है इस पर। जेल और न्याय, सिंचाई, पशुपालन, मनोरंजन, पंचायती राज, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। अब हम देखते हैं समवर्ती सूची। इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियोजन व परिवार नियंत्रण, शिक्षा। शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये बात ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले शिक्षा समवर्ती सूची में नहीं हुआ करता था, तो इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। सामाजिक नियोजन है, वन, जानवर एवं पक्षियों की सुरक्षा है। योजना आयोग इसी में आता है समवर्ती सूची में। विवाह और विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद का मतलब तलाक। इसके अलावा समाचार पत्र और श्रम कल्याण, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। अब एक और अलग से विषय होते हैं जो ना तो संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची किसी में भी शामिल नहीं होते हैं। उन विषयों को कहते हैं हम अपशिष्ट विषय, और इनका प्रावधान कर रखा है आर्टिकल 248 में। तो ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में है, ऐसे विषयों को अपशिष्ट विषय कहते हैं। जैसे कि एक है स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान, साइबर सिक्योरिटी, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया, तो इन्हें कहते हैं हम अपशिष्ट विषय। और भी बहुत सारे विषय हैं जो नए नए विषय आते रहते हैं, उन्हें अपशिष्ट विषय कहते हैं। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची है क्या? किसी भी भाषा को तभी मान्यता मिलती है जब वह भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, ये सब भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो हम देख लेते हैं 15वीं भाषा है सिंधी, जो कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अलावा 16वीं, 17वीं और 18वीं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हैं, और ये 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई। फिर एक साथ 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और ये जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। इसके अलावा 8वीं अनुसूची में 6 शास्त्रीय भाषाएं भी शामिल करी गई हैं, जिसमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया हैं। तो आपको इनमें जो डेट है ना, वो ये याद रखनी है। तमिल क्योंकि सबसे पहली थी 2004 में, फिर एक उड़िया है 2014 में, बाकी की जो डेट है वो याद नहीं रखनी है। अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अभी जो चर्चा में है, करंट में जो चर्चा में है, कह रहे हैं कि अभी 23वीं जो भाषा जोड़ी जाएगी वो झारखंड की हो भाषा होगी। अभी जोड़ी नहीं गई है और हो सकता है ना भी जोड़ी जाए, आपको ये देख लेना, ये करंट में चर्चा में है। अब हम देखते हैं 9वीं अनुसूची। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी, और यह संविधान संशोधन अंतरिम संसद द्वारा किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को रखा गया है। जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो भूमि सुधार के कानून हैं, इन्हें जुडिशियल रिव्यू से बचाना। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा समझेंगे तो फिर इसी में 1-2 क्लास निकल जाएंगे। थोड़ा ही समझ लेते हैं कि मामला क्या था। वो क्या रहा था कि भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हो गया, तो हुआ क्या कि कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और कुछ के पास कम ज़मीन थी। ऐसे में सरकार ने कोशिश करी कि ये जो लोग हैं, इनसे ज़मीन को लेकर के, ये जो मतलब यहाँ कम संख्या में लोग हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, और यहाँ ज़्यादा संख्या में लोग थे। तो ऐसे में जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उसे लेकर के जिनके पास भूमिहीन लोग हैं उनको दे दी जाए। तो सरकार ने ऐसा करना प्रारंभ किया। तो ऐसे में वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि तब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को निरस्त कर दिया। तो तब की सरकार ने ये एक तरीका निकाला 9th शेड्यूल के द्वारा, कि कैसे हम इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से बचा सकते हैं। तो वो है 9th शेड्यूल।
इसमें मूलतः इसमें 13 कानून थे, लेकिन वर्तमान में 284 कानून हैं। एक केस है IR कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य, 2007 का एक मामला है। 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल कानूनों का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये बात कही गई है IR कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु स्टेट 2007 में। अब आपको हो सकता है कि ये लगे कि 24 अप्रैल 1973 की डेट ही क्यों ली है। तो इसका कारण है कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे का सिद्धांत आया था, और मूल ढांचे का सिद्धांत ये है कि संसद का कोई भी कानून यदि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये जब कॉन्सेप्ट ही 24 अप्रैल 1973 को आया है, तो उससे पहले के कानूनों का जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, उसके बाद का होता है। ये बात कही थी IR कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य 2007 के मामले में। अब हम देखते हैं 10वीं अनुसूची। बावनवें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई और दल बदल कानून का प्रावधान है। अब हम देख लेते हैं दल बदल क्या चीज़ है। हुआ क्या था कि 1980 से 1990 या फिर 2000 के आसपास उसके उसके बीच में क्या हो रहा था कि जो राजनेता आप समझते ही हो, वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, क्योंकि रुपए उनको मिलते थे दूसरी पार्टी के द्वारा, उनको लालच दिया जाता था, तो ये छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते। तो आयाराम गयाराम बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा था। तो ऐसे में राजीव गांधी जी की सरकार के द्वारा ये 52वां संविधान संशोधन किया कि जो एक दल को बदल करके दूसरे दल में जा रहा है, कि उसको रोका जा सके, ये कंट्रोल किया जा सके। ऐसा ना हो कि सरकार स्थिर ना हो पावे। तो सरकारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ये कदम उठाया गया था। तो अब इसमें कुछ शक्तियाँ दी गई। पहले तो ये डिफाइन किया गया कि दल बदल क्या है, और फिर दल बदल से संबंधित सभी शक्तियाँ संबंधित सदन के अध्यक्ष को दे दी गई। संबंधित सदन का मतलब लोकसभा में यदि लोकसभा का कोई सदस्य दल बदल करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उस पर निर्णय लेगा। यदि राज्यसभा का कोई सदस्य दल बदल करता है तो राज्यसभा के सभापति उस पर निर्णय लेंगे। ऐसे ही विधानसभा के मामले में किया गया। तो अब हम देख लेते हैं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित क्या प्रावधान है। मतलब कब कोई व्यक्ति एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो वह दल बदल का आरोपी माना जाएगा। तो ये इसमें प्रावधान है। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से एक दल को छोड़कर दूसरा दल अपनाता है तो इसे दल बदल माना जाएगा। दूसरा प्रावधान है, यदि किसी सदस्य को पार्टी द्वारा निष्कासित किया जाता है तो दल बदल नहीं माना जाएगा। पार्टी द्वारा जारी व्हीप का पालन नहीं करने पर दल बदल माना जाएगा। यदि 2/3 से कम सदस्य एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएं तो दल बदल माना जाएगा। एक पूरे राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में हो जाए तो नहीं माना जाएगा दल बदल। अब इस पे 2 नोट हैं। पहली नोट है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 1/3 को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। यहाँ पर आप जो चौथा पॉइंट है ये देख रहे हो, यहाँ पर 2/3 है, पहले 1/3 हुआ करता था। इसे 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2/3 कर दिया गया। और दल बदल पर अंतिम निर्णय संबंधित सदन के अध्यक्ष का होता है। ये हजारों बार क्वेश्चन आया है ये। अब हम देख लेते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची। 11वीं और 12वीं चूँकि छोटी है, ज़्यादा वो है नहीं इनमें। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई और 12वीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है, वहीं 12वीं अनुसूची का संबंध नगर निकायों से है। 11वीं अनुसूची में कुल विषय 29 और 12वीं अनुसूची में कुल विषय 18। तो आज हमने संविधान की अलग अलग अनुसूचियों को देखा और इसके साथ ही ये क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू।